हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। मैं हूं विपिन यादव। तो आइए आज हम क्लास को शुरू करते हैं और आपको आज जो हम बताने जा रहे हैं ये आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। अभी जो शुरू हुआ था एग्जाम 21 तारीख ना, तो इसमें पूछा गया है आपके आरपीएफ में अलग अलग शिफ्ट में वो सारे कुछ क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया और उसको आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं किसी संख्या में 14,528 से भाग देने पर भागफल, किसी संख्या से 14,528 में भाग देने पर भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है, वह संख्या बताइए। तो दोस्तों कहता है कि किसी संख्या में, बात को समझिएगा, सवाल क्या कहता है, किसी संख्या में भाग देना है हमें, किसी संख्या से भाग देना है हमें 14,528 में। तो एक बात बताइए, अगर किसी संख्या से भाग देना है, किसी संख्या x मान लेते हैं, ठीक, और कोई संख्या x से हमें भाग देना है 14,528 में, 14,528 में, तो कहता है कि भागफल आ जाता है 83 और शेषफल आ जाता है 3। आपको याद होगा, आपने पढ़ा है बहुत, जो एक क्वेश्चन का लेवल है मैं वो बताने जा रहा हूं कि किस लेवल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इससे क्या होगा कि आप उसी लेवल से आप तैयारी कर पाएंगे। तो बताइए, इन दोनों को गुना करके शेष जोड़ देंगे तो भाज्य के बराबर हो जाएगा ना, यानी केवल हम लोग x गुना कर दे 83 से, x और 83 को गुना करके और शेषफल 3 को जोड़ लिया जाए तो हमारा आ जाएगा 14,528 के बराबर, 14,528 के बराबर। तो चलिए दोस्तों, अब ये 3 जाके उधर घट जाएगा तो x गुना 83 बराबर 3 जाके घट जाएगा तो 14,525 बच जाएगा। अब हम 83 से इसको काट दें तो डायरेक्ट 175 बार में फिनिश। x का वैल्यू 175 हो गया, यानी वो संख्या 175 है। चले बढ़े आगे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन होगा दूसरा। ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। दो संख्या का अनुपात 4:5 है। यदि HCF 12 है तो LCM बताइए। ये मान लीजिए पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, ये दोनों संख्या 4:5 के रेशियो में, 4:5 के अनुपात में है। एक बात और इनका HCF 12 है। तो सुनिए, 4 और 5 का अनुपात में HCF कितना होगा? 4 5 का HCF कितना होगा? 1 होगा। 4 और 5 का HCF 1 होगा और रियल में HCF 12 है, तो 1 का वैल्यू 12 हो गया। हमें पूछा है कि इसका LCM क्या होगा, ये बताइए। हाँ, तो पहले 4 और 5 का LCM निकाल लीजिए ना। 4 5 का LCM होगा 20, अनुपात में 20, अनुपात 1 का मान 12 है तो 20 का मान कितना होगा? 12 गुना 24 और 1 0, यानी कि 240 आपका आंसर रेडी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने है अगला क्वेश्चन, और प्रश्न कहता है आपके सामने, देखिए कहता है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। यदि मैदान का परिमाप 6600 मीटर है, यदि मैदान का परिमाप कितना है? 6600 मीटर है, तो पूछता है कि लंबाई बताइए। एक काम करते हैं, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, यहां लिख दिए लंबाई और चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 7:4 में और इसका परिमाप है 6600 मीटर। तो एक काम करो, इसमें भी x सटा दीजिए, इसमें भी x सटा दीजिए। अनुपात में x लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। अब परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू 7x प्लस 4x हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्या? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप हो गया, जबकि परिमाप तो दिया हुआ है 6600। इधर भी परिमाप इधर भी परिमाप, इसीलिए हुआ आपस में बराबर। अब ये 7 4 11, यानी 2 गुना 11x हुआ बराबर 6600 हो गया। तो अगर इस 6600 को 11 से काटे, 11 6 66, 600 बार में खत्म, 2 से काट दे तो 300 बार में खत्म, 600 को काटे, यानी हमारा जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा 300। x का वैल्यू 300 आ गया तो लंबाई बताना है। लंबाई तो आपका 7x है, 7 और x का वैल्यू 300 है, तो 27,2100 आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं, और आपने देखा होगा, आपने अगर एग्जाम दिया है तो
आपको इस क्वेश्चन से मुलाकात हुआ ही होगा। आगे देखिए, हमारे सामने क्वेश्चन है कि यदि वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दे तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लीजिए, अच्छा आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल आप तो जानते ही हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। दोस्तों पाई को कांस्टेंट कहेंगे, पाई का मान कोई बड़ा वृत्त हो या छोटा वृत्त हो, पाई का मान हमेशा समान होगा। पाई का मान 22/7 ही होगा, बड़े वृत्त में भी लागू होगा, छोटे वृत्त में भी लागू होगा। तो एक काम करते हैं, बचा केवल त्रिज्या। अगर त्रिज्या बड़ा है, अगर त्रिज्या बड़ा है वृत्त बड़ा होगा, त्रिज्या छोटा है तो वृत्त छोटा होगा। कहता है सवाल, यदि वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। त्रिज्या दुगना करा है, त्रिज्या यहाँ है आर का स्क्वायर ना, क्षेत्रफल में त्रिज्या है आर का स्क्वायर, क्षेत्रफल फार्मूला में त्रिज्या का स्क्वायर है, तो त्रिज्या अगर 2 लिखिए, क्या है कि दुगना करना है त्रिज्या, स्क्वायर है स्क्वायर, क्षेत्रफल है स्क्वायर है त्रिज्या का, तो 2 का स्क्वायर कितना आया 4, यानी आप कहिएगा क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। अगर वृत्त के त्रिज्या दुगना किया जाएगा तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे ये पूछ लेगा कि वृत्त के त्रिज्या को दुगना किया गया है तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो याद रहे, इसमें प्रतिशत में पूछता तो आपका 300% आंसर होता, यानी जितना गुना होगा ना उसमें 1 हटा के 100 सटा के प्रतिशत वृद्धि होगा। जैसे अगर 4 गुना हो रहा है तो 300%, 3 गुना हो रहा है तो 200%, ऐसे होता। 5 गुना हो रहा है तो 400% की वृद्धि, ऐसे होता है दोस्तों। तो चले अगले सवाल को देखें। बिल्कुल, और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि मैं जितनी भी वीडियो डालता हूं सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, ठीक है, और कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं होगा। तो आइए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, एक आदमी अपनी आय का 1/4 भोजन पर 2/3 किराए पर खर्च करता है। यदि वो 600 रुपए बचाता है तो उसकी मासिक आय बताइए। लीजिए, एक आदमी अपनी आय का 1/4 भोजन पर 2/3 किराए पर खर्च करता है। यदि वे 600 रुपया बचाता है तो उसकी मासिक आय बताइए। एक आदमी जो है अपनी आय का 1/4 भोजन पर खर्च कर दिया, 2/3 किराए पर खर्च कर दिया। आप लोग जो थ्योरी में पढ़ लेते हैं ना मैथ, वही लेवल का आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो 2/3 किराए पर खर्च करता है, यदि वे 600 रुपए बचाता है। पहले तो आप टोटल खर्चा देख लो कि कितना हो गया। 4 और 3 का एलसीएम हो जाता है भाई साहब 12, तो 4 तिहाई 12, तो 3 इकाई ऊपर 3 और 3 चौके 12, 3 से 12 4 बार में कटेगा, तो ऊपर में 2 को 4 बार पड़ेगा, 2 चौके 8, यानी बोले तो 8 और 3 11/12 भाग टोटल खर्चा हुआ। इसे हम कहते हैं कुल खर्च। उसका कुल खर्च जो आया दोस्तों वो कितना आया, उसका कुल खर्च 11/12 आया। तो इसके बाद जो शेष बचेगा वो तो उसका बचत ही तो होगा। तो शेष कितना निकलेगा, सुनिए, अगर 11/12 भाग खर्च हुआ है तो 1/12 भाग ही बचत हुआ। कैसे भाई, 11/12 खर्च होने का मतलब है, 11/12 खर्च होने का मतलब है कि 12 रुपया में 11 रुपया खर्च कर दिया तो 1/12 बचा, यानी 12 में 1 बचा। तो चूंकि बचा है 1/12 और रियल में बचा है, उसका बचत है 600। उसका बचत कितना है 600, बचत 600 है। तो 12 × 72 हो जाएगा, 12 इधर भाग में उधर गया गुना में, 12 × 72 यानी 7200 उसकी टोटल कमाई हो गई, ठीक है। तो उसकी मासिक आय ही पूछा था। अगर आपसे पूछ लेता तो उस आदमी का भोजन पर कितना खर्च है रुपया में, तो 7200 का 1/4 निकाल देते, 18 चौके 72, 400। अगर पूछ लेता दोस्तों, अगर पूछ लेता कि किराए पर कितना खर्च है तो 7200 का 2/3 निकाल देते। नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर हम चलेंगे। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने। कहता है ये सवाल को देखिए, इस सवाल को कहता है कि कोई धन 6 वर्ष में 4 गुना होता है तो साधारण ब्याज के उसी दर से कितने वर्ष में 13 गुना हो जाएगा। ये तो आप लोग आसानी से जानते होंगे। सुनिए, कोई धन 6 वर्ष में 4 गुना हो जाता है। एक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट में, n1 - 1 बट्टा n2 - 1, यहाँ भी 1 है, अब बराबर भाई साहब t1 बटा t2
सुनिए, N1 का मतलब पहला गुना, N2 का मतलब दूसरा गुना, T1 का मतलब पहला टाइम और T2 का मतलब दूसरा टाइम। एक बात बताइए, कोई धन 6 वर्ष में 4 गुना होता है तो साधारण ब्याज के उसी दर से कितने वर्ष में 13 गुना होगा? पहले बोला है 4 गुना, तो ये पहला N1 हुआ ये, तो 4 गुना N1 की जगह 4, ऊपर में फॉर्मूला में -1 है तो -1 लिखे। उसके बाद कहता है तो उसी दर से कितने वर्ष में 13 गुना होगा? ये 13 दूसर का गुना, N2 का मतलब दूसर का गुना, और यहाँ भी -1 ये फॉर्मूला वाला, अब बराबर T1 बट्टा T2। तो पहले 6 वर्ष, ऊपर में लिखे 6 और T2 निकाला है तो ठीक है निकालेंगे। अच्छा, यहाँ 4 में से 1 गया तो हुआ 3, इधर समझिएगा, और 13 में से 1 गया तो हुआ रे भाई 12। क्या बात है। ऊपर है देखिए 6 बट्टा T2, कितना आसान, जैसे मन वैसे काट दीजिए। 3 से 12 को काटे तो नीचे 4 बार में, और 4 छके 24, इधर हो गया T2, क्रॉस गुना इधर चलेगा T2, इधर चलेगा 4 छके 24। यानी हम कह सकते हैं कि T2 बराबर 24 होगा, यानी दूसर का जो टाइम होगा वो 24 वर्ष होगा, यानी कि आंसर ऑप्शन डी होगा। तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि हाथ से लिख के पढ़ा है तो भाई क्षमा चाहते हैं, मुझे तो कंप्यूटर में टाइप करने आता नहीं, तो हमने मेहनत करके ही लिख दिया, पेन से ही लिख दिया। क्वेश्चन हमको आया, क्वेश्चन हमने नोट किया और आपके सामने पेश किया। तो चलिए, और मुझे उम्मीद है आप लोग भी देखे होंगे, क्वेश्चन यही आया था। एक व्यक्ति 1 रुपए में 14 वस्तु बेचता है तो 40% हानि होता है। 1 रुपए में कितना वस्तु बेचे कि 20% लाभ हो जाए? सुनो, यहां पर 1 रुपया में 14 वस्तु बेचा है, 1 रुपया में 14 वस्तु बेचा है तो 40% हानि हुआ है। 1 रुपए में कितना वस्तु बेचे कि 20% लाभ? सिंपल तरीका लगाए, 1 रुपया में 14 वस्तु बेचता है, यानी दोस्तों ये 14 वस्तु का दाम है 1 रुपया, अभी बिक रहा है। 14 वस्तु बिकता है 1 रुपया में, तो 1 वस्तु बिकेगा 1/14 रुपया में, 1/14 रुपया में। अब जब 1 वस्तु का दाम 1/14 रुपया है विक्रय मूल्य, तो 40% हानि हो जाता है। 40% का मान होता है 2/5, क्या कि 40% का मतलब बट्टा, देखिए 40 और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, काटिएगा 20 से, 20 गुना 40 और 20 पर 100 हुआ ना 2/5, तो 40% का मान 2/5। हानि हुआ है ना, तो 5 में घटा लो, ऊपर लिख लो 3, नीचा वाला 5, होल वैल्यू निकाले। हम 40% हानि का होल वैल्यू निकाल लिए। ये तो 1/14 रुपया विक्रय मूल्य था 1 वस्तु का, विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना तो क्रय मूल्य पता हो जाएगा। ये 5 ऊपर और 3 नीचे कर देंगे, 5 ऊपर 3 नीचे, ये हमारा निकल जाएगा क्रय मूल्य। लेकिन क्रय मूल्य ना पूछा है, हम लोगों से पूछा है कि 1 रुपए में कितना वस्तु बेचे कि 20% का लाभ हो। दोस्तों अब 20% का मान कितना होता है? 20% का मान 1/5 होता है, और लाभ है तो जोड़ लीजिए, फिर इसका होल निकालिए 6/5। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा थ्योरी सहित पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान लगेगा। ये 6/5 से सीधा गुना, विक्रय मूल्य निकालना है तो सीधा गुना, और क्रय मूल्य निकालना है तो उल्टा गुना। ये 5 से 5 कट गया। अब बताइए, अब ऊपर में 3 से 6 को काटे तो 2 बार में, और 2 से 14 को काटे तो 7 बार में, यानी 1/7 रुपया, 1/7 रुपये बेचना होगा। इसका मतलब है कि 1 रुपया में 7 वस्तु बेचना पड़ेगा, तब जाके लाभ होगा तो 20% का। 1 रुपया में 7 वस्तु बेचना होगा, 1/7 रुपया का मतलब 1 रुपया में 7 वस्तु, तो ऑप्शन सी लगा आपका आंसर। चले आगे देखा जाए, बिल्कुल देखते हम अगले सवाल को कि क्या कहता है, क्या आया आपका सवाल। चलिए दोस्तों यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है कि 8 बच्चों का औसत वजन 2.5 केजी बढ़ जाता है, जब 30 केजी के एक लड़के के जगह नया आ जाता है, नए बच्चे का औसत वजन बताइए। सुनिएगा, जब किसी समूह में किसी के स्थान पर किसी के आ जाने से औसत आयु बढ़ जाए या घट जाए तो बनाने का तरीका क्या है। 8 बच्चों का औसत वजन 2.5 केजी से बढ़ जाता है, जब 30 केजी के एक लड़के के जगह नया आ जाता है, तो नए बच्चे का वजन, सुनिए 30 केजी वाला गया, एगो नया आया, यानी इसका पक्का मतलब है कि 30 केजी वाला के जाने के वजह से एगो नया आया और 2.5 केजी औसत वजन बढ़ गया।
इसका मतलब जो नए का आया होगा वो 30 kg से ज्यादा वजन का होगा। देखिए 2.5 kg से बढ़ा है तो 2.5 को 5/2 kg बोल सकते हैं। 8 आदमी और बढ़ा तो 8 से गुना कर दें तो टोटल वृद्धि पता चल जाएगा 2 × 8 यानी 5 का 20 kg टोटल वृद्धि है। यहाँ लिख देंगे 20 kg का टोटल वृद्धि हो गया। और सुनिए वृद्धि हुआ 30 kg के एक लड़का चल गया था तो यहाँ -30 kg लिखिएगा। क्लियर। अब क्या करना है, दुरंग तो जोड़ के एक रंग तो घटा के, यानी प्लस माइनस है तो जोड़िएगा। अब प्लस से दोनों रहता तो घटाते, माइनस से रहता तो घटाते। मतलब साइन अगर मैथ के रूल से मत चलिएगा कि भाई प्लस और माइनस तो अंतर हो जाएगा। मैं जो ये ट्रिक बता रहा हूँ वो समझिएगा। टोटल वृद्धि हुआ इतना केजी का, लॉस हुआ 30 केजी का उस समूह में। तो दुरंग है तो जोड़ लीजिए 30 20 कितना 50 केजी। और ये 50 केजी का होगा जो नया व्यक्ति आएगा उसका। ठीक, तो नए लड़के का वजन हो गया 50 केजी। ऑप्शन बी। अभी लड़का है कि जवान होगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और दोस्तों हम अब यहीं पर वीडियो को समाप्त करेंगे। आज का क्लास खत्म होता है। तो ये कुछ क्वेश्चन मेरे पास आया और इस क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन बताना उचित समझा, वो इसलिए कि आप लोग आसानी से एग्जाम में कर पाए और आपको एक लेवल पता चल जाए कि भाई किस लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग की फरमाइश होगी तो और सारे मैं क्वेश्चन लेकर जरूर आऊंगा और आप लोग को बताऊंगा कि किस लेवल के अभी आरपीएफ के लिए और एसएससी जीडी का भी डेट आ गया है। आप लोग को पता होगा, मैं आगे दूसरे वीडियो में टोटल चर्चा कर दूंगा और उसके लिए भी क्लास शुरू है। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए है। थैंक यू।